हेलो, वेलकम टू सीआरएन। टुडे इज 11th अगस्त और आज के इस चैनल पे जैसा कि मैं हमेशा लाता हूँ करंट अफेयर्स एंड ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चंस, तो आज लेकर आया हूँ। जैसा किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो 100 क्वेश्चंस में से 10 या 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और करंट अफेयर से जो रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं दैट कवर्स 80% अराउंड। तो आप केवल करंट अफेयर्स पे ही अपना ध्यान ना दो, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उस पर भी आपका ध्यान रहे। इसके लिए मैं चैनल पे क्वेश्चन सारे लाता हूं, करंट अफेयर साथ साथ में जीएस क्वेश्चंस। तो चलते हैं आज के पहले सवाल। आज का जैसे न्यूज ये है कि अभी जो हाल फिलहाल में ये जो एयरक्राफ्ट की दुर्घटना हुआ था कोचीन एयरपोर्ट पे, जिसमें काफी लोग मारे गए, तो इससे रिलेटेड ये है कि कोचीन एयरपोर्ट पे दुर्घटनाग्रस्त हुई एयर इंडिया एक्सप्रेस के उड़ान का क्या नाम था। फ्लाइट का नाम, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका क्या नाम था। इसका आंसर है फ्लाइट 91344। याद है आपको रखना है 1344, ये फ्लाइट संख्या था जिसकी दुर्घटना हुई। अब इससे रिलेटेड और यह होता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस आखिर क्या है। एक आपने सुना होगा एयर इंडिया, दूसरा ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन था, तो व्हाट इज एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया कंपनी के एक अनुषंगी कंपनी, इसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं, इसी का एक अनुषंगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उसका विमान था। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कोझिकोड केरला में है। ये भी रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहाँ है, कोझिकोड में। और यह वंदे मातरम मिशन के तहत दूसरे कंट्री में जो कोविड के वजह से जो लोग फंस गए हैं उसको इंडिया में लाने का एक जो मिशन चल रहा है, वंदे मातरम मिशन, जो दूसरे कंट्री में जो कोविड के वजह से फंसे हुए लोग हैं उसके लाने का मिशन, वंदे मातरम मिशन, उसी के तहत ये ऑपरेट कर रही थी। आज का अगला सवाल है कि न्यूज है कि उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने ये बोला है कि केंद्र इस वर्ष की जो एकेडमिक ईयर है, शैक्षणिक वर्ष, उसको जीरो नहीं होने देगी। मतलब कहने का मतलब है कि इस वर्ष का जो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 चल रहा है उसमें स्कूल पूरे शैक्षणिक सत्र में बंद नहीं रहेंगे, तो स्कूल जल्द खोलने के प्लान केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। तो इसके एक ये स्टेटमेंट कहाँ दिया था इन्होंने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग हो रही थी, तो उसी में वहां के जो सचिव है उन्हें बयान दिया है कि इस वर्ष से शून्य नहीं होने दीजिएगा शैक्षणिक वर्ष को। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये तो न्यूज हो गया। और ये है क्या एक्चुअली, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में हमने जो तथ्य बताए हैं, इसमें यह प्रकृति में अस्थायी है और वर्तमान में विभाग से संबंधित 24 पीएससी है। टोटल अभी 24 संसदीय समितियां, स्थायी संसदीय समितियां, और ये परमानेंट नेचर होता है, ठीक है। और सेकंड में इसकी सिफारिशों को सदन द्वारा स्वीकार किया था। तो इसमें मैं ये बता दूं, पहले ही मैं बताया था कि जो सिफारिश करती है स्टैंडिंग कमेटी, वो सिफारिश करके पार्लियामेंट को सुपुर्द किया है। तो पार्लियामेंट में कोई जरूरी नहीं है कि इसके सिफारिश को मान लिया जाए। तो इसके तो जो सेकंड सही नहीं है, मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो इसमें दो सही है कि अस्थायी है, अभी टोटल 24 पीएससी या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। और इससे रिलेटेड है कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है। आज का अगला सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप को इंडिया के मेनलैंड चेन्नई से एक अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, उसका उद्घाटन किया उन्होंने। ऑप्टिकल फाइबर ये संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए होता है। अंडर सी के अंदर बैठाया गया है, अंडमान से लेकर चेन्नई के बीच में। तो ये तो न्यूज हो गया कि अभी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा ऑप्टिकल फाइबर अंडर सी का उद्घाटन किया था, तो हो जाएगा अंडमान से चेन्नई के बीच में। अब इससे रिलेटेड साइंस का क्वेश्चन बनता है कि ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। जैसे ऐसा फाइबर होता है, केबल होता है, इसके अंदर लाइट ट्रेवल करता है, लाइट के द्वारा ही सिग्नल पास होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लाइट ट्रेवल करता है। तो लाइट जब भी ट्रेवल करता है इस तरह से अंदर केबल में, तो उसके रिफ्लेक्शन होते हैं ऐसे।
तो टोटल रिफ्लेक्शन ये होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर आया और फिर इधर इधर की तरफ मुड़ जाएगा इस तरह से। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। आज का अगला सवाल है कि लॉकडाउन के वजह से जो पीएमजेवाई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके स्कीम काफी प्रभावित हुए हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के जो क्लेम के केसेस हैं वो 50% डाउन हो गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। आज का न्यूज है। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? तो इसे आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए कवर प्रदान करता है, जिसमें 10 करोड़ परिवार शामिल होंगे। तो इसमें चारों सही है। आज का अगला सवाल है इसी से रिलेटेड कि ऑन्कोलॉजी क्या है? व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? इससे रिलेटेड इसलिए बता रहा हूं कि इसमें जो बताया गया है कि कैंसर रिलेटेड और जो डिलीवरी, जो चाइल्ड डिलीवरी वाला जो केसेस हैं उसमें काफी डाउन हुए हैं पीएमजेवाई योजना में। तो ऑन्कोलॉजी क्या है? व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? तो ऑन्कोलॉजी है कैंसर के निदान, जो कैंसर के ट्रीटमेंट होता है उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर के ट्रीटमेंट को। और आंखों के इलाज बी जो मैंने बताया है इसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के उपचार को। और चर्म रोग के इलाज को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। ये आपको 3 ध्यान रखना। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को, ऑप्थेल्मोलॉजी आंख के अध्ययन को, और डर्मेटोलॉजी स्किन के त्वचा के अध्ययन को बोलते हैं। आज का अगला सवाल है कि जैसे जन्माष्टमी है आज, तो जन्माष्टमी की वजह से जन्माष्टमी के कई समारोह को कैंसिल कर दिया गया है पेंडेमिक की वजह से। कोविड की वजह से जन्माष्टमी समारोह काफी जगह कैंसिल कर दिया गया। तो जन्माष्टमी से रिलेटेड है कि जन्माष्टमी कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद, जो हिंदू कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं उसके भाद्रपद महीना के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के महीने में जैसे 30 दिन का महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। आपको बता दूं, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। दोनों 15-15 दिन का होता है। तो कृष्ण पक्ष के भाद्रपद के जन्माष्टमी को जन्माष्टमी मनाया जाता है अष्टमी को। तो अभी एक क्वेश्चन है कि हिंदू जो कैलेंडर है वो शक संवत पे आधारित है। इसको बोलते हैं शक संवत पे आधारित है। तो शक संवत कब चालू हुआ था? ये हिस्ट्री का सवाल हो गया। तो शक संवत 78 एडी में चालू हुआ था। 78 ईस्वी से शक संवत चालू हुआ है। ये कई बार एग्जाम आती है। तो व्हेन द शक एरा वाज स्टार्ट, शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में। इसी पर हमारा हिंदू जो महीना है भादो, आश्विन, कार्तिक, ये सब सारे इसी संवत पे आधारित होते हैं। और आज का अगला सवाल है कि जैसे जीएसटी कलेक्शन में काफी डाउनफॉल हुआ है, इसकी वजह से स्टेट को कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है। जैसे इसमें जीएसटी से बिल लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि 2017 से 2022 तक का 5 सालों तक स्टेट को कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन क्या है? जो कि 50% ग्रोथ की अनुमान किया गया था कि जीएसटी कलेक्शन स्टेट का हर एक साल 14% वृद्धि होगी। तो केंद्र ने बोला था कि यदि 14% से वृद्धि कम होती है तो जो भी शॉर्टफॉल लगेगा, जैसे मान लीजिए 9% की वृद्धि होती है तो 5% का जो गैप हुआ तो सेंटर उसको स्टेट को देगा। तो अभी हो ये रहा है कि अभी काफी पेंडेमिक की वजह से व्यापार वगैरह की वजह से कम होने की वजह से जीएसटी कलेक्शन काफी कम हो गया है। तो वो जो कंपनसेशन सेंटर को देना है, सेंटर अभी मना कर रही है क्योंकि सेंटर के पास भी जीएसटी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये तो न्यूज हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 14% का वादा किया गया था, ये संविधान में अमेंडमेंट करके लगे। तो 14% काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन देने की बात की गई है। अब इसी से रिलेटेड है कि दुनिया में किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो दुनिया में सबसे पहला देश है फ्रांस, जिसने जीएसटी लागू किया। आज का अगला न्यूज है कि जैसे एयरलाइंस के जो उड़ान बंद है, विदेश का एयरलाइंस, तो लुफ्थांसा ने बोला है कि अभी भारत की उड़ान वो चालू करने वाला है, लुफ्थांसा एयरलाइंस। तो लुफ्थांसा एयरलाइंस इज गोइंग टू स्टार्ट इंडिया ऑपरेशन। तो अभी इससे रिलेटेड है कि लुफ्थांसा एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो लुफ्थांसा एयरलाइंस जर्मनी का एयरलाइंस है। आज का अगला सवाल है कि बंगाल के गवर्नर जो जगदीप धनखड़ है, बंगाल गवर्नर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को लिखा है और ये बोला है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है केंद्र की,
उसके लाभार्थियों को पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। मतलब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। यह बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने वहां के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को लिखा है। तो ये तो न्यूज हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री जन किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कौन से तथ्य सही है? तो यह 2019 में लॉन्च किया गया था। यह लघु एवं सीमांत किसानों को 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे और इस योजना में 75,000 रुपए खर्च होंगे, 75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सभी सही है। 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें केवल लघु एवं सीमांत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाएगा, 3 किस्त में, 2,000 करके 3 बार साल में उनके खाते में डाला जाए। और टोटल खर्च जो सेंटर ने अनुमान लगाया 75,000 करोड़ का है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में याद रखने हैं। इससे कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन बनता है कि लघु एवं सीमांत किसान का डेफिनेशन क्या है? तो सीमांत किसान, जिसको मार्जिनल फार्मर भी बोलते हैं, उसका डेफिनेशन है कि जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि है, चाहे वो बटाई दर करता हो, शेयर क्रॉपर हो या खुद हो। तो 1 हेक्टेयर तक की भूमि का जोत करने वाले किसान को, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। तो 1 हेक्टेयर तक के जोत वाले किसान को हम लोग सीमांत किसान बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप। और 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ हो जाएगा। तो एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले किसान को हम लोग लघु किसान या स्मॉल फार्मर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। सीमांत किसान मतलब 1 हेक्टेयर तक और लघु किसान मतलब 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में। ये डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन याद रखना है। तो इन किसान के वर्ग को ही इस स्कीम का फायदा पहुंचाया जाएगा। और आज के खेल से संबंधित है 2 न्यूज है कि आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसके इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर में के.एन. अनंत पद्मनाभन को भी इंटरनेशनल आईसीसी अंपायर बनाया गया है। तो के.एन. अनंत पद्मनाभन याद आपको रखना है। दूसरा याद है कि बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति प्राप्त कर ली है। जो दुबई में आईपीएल करवाया जाना है, तो वो 13वीं है, ये भी आपको रखना है कि जो 13वीं आईपीएल करवाया जा रहा है दुबई में, तो उसका परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को दे दिया है। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये तो 2 न्यूज हो गए कि के.एन. अनंत पद्मनाभन को आईसीसी अंपायर बनाया गया, और दूसरा है कि बीसीसीआई को 13वीं आईपीएल की अनुमति मिल गई। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन है? तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल हैं आईपीएल गवर्निंग के चेयरमैन। दूसरा सौरव गांगुली कौन है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। जयेश साव कौन है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। शशांक मनोहर अभी तक आईसीसी के चेयरमैन थे, लेकिन अभी ये हट गए, मतलब इन्होंने रिजाइन कर दिया, आईसीसी के चेयरमैन नहीं है। तो ब्रिजेश पटेल आईपीएल, सौरव गांगुली बीसीसीआई, जयेश सिंह बीसीसीआई के सेक्रेटरी। अब आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैं बता देता हूँ कि आईपीएल का जो फर्स्ट एडिशन था 2008 में हुआ था। फर्स्ट एडिशन राजस्थान रॉयल ने जीता था, और आईपीएल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार ट्रॉफी जीतने वाला मुंबई इंडियंस है। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है, और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी लसित मलिंगा। ये आपको याद रखना है। 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल, पहला एडिशन राजस्थान रॉयल ने जीता था, सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस ने जीता है, और सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाया है, और सबसे ज्यादा विकेट लसित मलिंगा ने लिया है। और अभी 13वीं आईपीएल यूएई में, दुबई में होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ये आंसर हमने दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड एक करेंट अफेयर उससे रिलेटेड क्वेश्चन विद कंसेप्ट्स इस चैनल में लेके आता हूँ। इफ यू लाइक this channel, so then subscribe and forward to your friends also, and press bell icon for getting notification. Thank you.